हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज की हमारी वीडियो में हम पीजीआई चंडीगढ़ में जो लैब का एग्ज़ाम हुआ था, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, इसमें 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे और 100 क्वेश्चंस आपकी पूरा टेक्निकल पार्ट था, मतलब अपने सब्जेक्ट के पार्ट थे। इसमें नॉन टेक का पार्ट नहीं आया था। तो जो नॉन टेक का है वो वैसे भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लैब्स वाले जो जितने भी लैब टेक्नीशियंस हैं, तो इसमें पूरा टेक का पार्ट आया था और पीजीआई चंडीगढ़ में टेक्निकल पार्ट ही पूछा जाता है। मतलब अब तक जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें सब में आपके लैब का पार्ट आया है, नॉन टेक्निकल पार्ट नहीं पूछा गया है। तो ये प्लस पॉइंट होता है कि इसमें पीजीआई चंडीगढ़ में सारे लैब के क्वेश्चंस होते हैं जिनको बच्चे इजीली कर पाते हैं, क्योंकि वो हमारे टच में होता है। नॉन टेक्निकल पार्ट में हम लोग अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि हमें मैथ्स, जीके, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें हमें प्रॉब्लम आती है। मतलब मैथ्स भी नहीं होता हमसे, जीके भी नहीं होती, इंग्लिश हिंदी भी हमारे टच में नहीं होती है, तो हमें इसमें प्रॉब्लम आती है। इसलिए पीजीआई चंडीगढ़ में 2019 में 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि हमारे लैब के पार्ट से हैं। उन 100 क्वेश्चंस को आज की वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारा, आउल आई अपीरियंसेस सीन इन विच वायरल इन्फेक्शन, मतलब किस तरह के वायरल इन्फेक्शन में आउल आई अपीरियंस देखने को मिलता है। ऑप्शन है इसमें सीएमबी इन्फेक्शन, हर्पीस, रेबीज या फिर पॉलियोमा वायरस। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए है, सीएमबी वायरस। सीएमबी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी साइटोमेगैलो वायरस। साइटोमेगैलो वायरस। साइटोमेगैलो वायरस जो होते हैं ये एक हर्पीस फैमिली के वायरसेस हैं, हर्पीस फैमिली में आते हैं। अगर इनकी फैमिली से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये एक लार्जेस्ट वायरसेस है। इन सीएमबी वायरस जो है वो हर्पीस फैमिली का लार्जेस्ट वायरस है। ये ट्रांसमिट होते हैं ट्रांसप्लेसेंटली, ट्रांस फ्रॉम अ मदर टू फीटस। मतलब ट्रांसप्लेसेंटली का मतलब है कि ये मदर से फीटस में ट्रांसफर होते हैं। अगर कोई मदर जो है वो पॉजिटिव है, सीएमबी इन्फेक्शन उसमें हो रखा है, तो वो फीटस में उस इन्फेक्शन को इजीली ट्रांसमिट किया जाता है। दूसरा ये याद रखना है कि ये हर्पीस फैमिली है, और थर्ड आपको याद रखना है कि हर्पीस फैमिली का लार्जेस्ट वायरस है। मतलब ये फैमिली का लार्जेस्ट वायरस है। सार सबसे बड़ा वायरस नहीं है ये, लेकिन हर्पीस फैमिली का सबसे बड़ा वायरस है। दूसरा, ट्रांसप्लेसेंटली से फैल सकते हैं, और एक और इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू फैलते हैं ये। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन तो आप याद रखेंगे, ट्रांसप्लेसेंटली या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में सीएमबी इन्फेक्शन को फैलने का, मतलब स्प्रेड होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। अब ये सीएमबी, ये जो आउलाई अपीरियंसेस हैं, ये इनलार्ज्ड सेल्स होती है, मतलब एक बड़ी सेल्स होती हैं, इनलार्ज्ड इनलार्ज्ड सेल्स है ये। और इनका जो अपीयरेंस है वो आपका आउल आई अपीयरेंसेस होता है। इनलार्ज्ड सेल्स हो जाती हैं जो कि लार्ज इंफ्रा न्यूक्लियर, मतलब इंफ्रा न्यूक्लियर जो पार्ट है वो आउल आई अपीयरेंसेस का शेप दिखाई देता है, मतलब उल्लू की आंख की तरह दिखाई देता है। और इसका दूसरा नाम है साइटोमेगैलिक सेल। साइटोमेगैलिक सेल भी इसको हम कहते हैं। ठीक, इसमें आप याद रखना। अगर इसको डिमॉन्स्ट्रेशन करने की बात आती है तो हम इसे जो यूरिन एंड सलाइवा का सैंपल लेते हैं उसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, जिससे हमें ये अपीयरेंसेस हम माइक्रोस्कोप में इजीली देख सकते हैं। कि हर्पीस, इसका सेकंड ऑप्शन के बारे में बात करें तो ये रेबीज जो है, रेबीज एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है और ये ट्रांसमिट होता है थ्रू एनिमल्स। एनिमल्स के थ्रू रेबीज इन्फेक्शन को ट्रांसमिट किया जाता है। और हर्पीस जो है ये आपका वायरल इन्फेक्शन है, और ये पेनफुल ब्लिस्टर्स बनते हैं, इसमें अल्सर्स बनते हैं, जो कि जिसे हम जैसे अगर हम हर्पीस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, हर्पीस एग्जैक्टली होता क्या है। फर्स्ट, ये वायरल इन्फेक्शन है एंड ये जो है वो ट्रांसमिट होता है, मतलब इसमें पेनफुल ब्लिस्टर्स बनते हैं।
इसमें जो बनता है वो पेनफुल ब्लस्टर्स बनते हैं और इसको हम कह सकते हैं अल्सर्स बनते हैं। अल्सर्स बनते हैं। ये दो तरह का होता है। पहला होता है कोल्ड सोर्स। कोल्ड सोर्स जो होता है ये ओरल हर्पीस होता है, मतलब ये माउथ का हर्पीस है, और ये होता है आपका HSV फर्स्ट वायरस के थ्रू। दूसरा जो आपका होता है वो जेनाइटल हर्पीस होता है। जेनाइटल हर्पीस आपका होता है HSV सेकेंड के थ्रू। तो आपको ये याद रखना है हर्पीस वायरस में। नेक्स्ट ये आपका जो ऑप्शन है पॉलियोमा वायरस। पॉलियोमा वायरस ये हार्मलेस होते हैं, एक्सेप्ट इन केस ऑफ वीकेंड इम्यून सिस्टम। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीकेंड है, सपोज कोई HIV का पेशेंट है, HIV पेशेंट जो होते हैं उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, तो उनमें अगर ये पॉलियोमा वायरस का इन्फेक्शन होता है तो ये हार्मफुल होता है, मतलब थोड़ा डेंजरस हो सकता है, बट जनरली ये हार्मलेस होते हैं। आप इस क्वेश्चन में इतना कुछ याद रख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें कि फ्यूलगन स्टेन किसके लिए यूज किया जाता है? DNA के लिए, RNA के लिए, या फिर मिसफोल्डेड प्रोटीन्स के लिए, या फिर ग्लाइकोजन के लिए। तो फ्यूलगन स्टेन जो है वो आइडेंटिफाई क्रोमोसोमल मटेरियल और DNA इन सेल स्पेसिमेन। फ्यूलगन स्टेन से हम क्रोमोसोमल मटेरियल एंड DNA को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर फर्स्ट है, मतलब DNA। दूसरा इसके बारे में ये है कि DNA RNA को अगर कोई किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि DNA और RNA के लिए कौन सा स्टेन है, तो DNA और RNA के लिए एक स्टेन होता है, ये आप लोग याद रखना, मिथाइल ग्रीन पायरोनिन स्टेनिंग। ये जो स्टेन होता है ये DNA एंड RNA दोनों के लिए होता है। मिसफोल्डेड प्रोटीन्स के लिए एक स्टेन है कॉन्गो रेड, एमाइलॉइड कॉन्गो रेड। एंड ग्लाइकोजन की अगर बात करें तो इसके लिए होता है पास स्टेन। ये सभी लोगों ने सुना होगा पास स्टेन। इस क्वेश्चन में आप लोग इतना सब कुछ याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द गेज फॉर निडल यूज इन चिल्ड्रन फॉर सैम्पलिंग। मतलब चिल्ड्रन की सैम्पलिंग की अगर हम लेते हैं तो हमें कितना गेज का इस्तेमाल करना होगा? 16 गेज, 21 गेज, 23 गेज, या फिर 18 गेज। तो चिल्ड्रन जो होते हैं, मतलब बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं, उनकी पेन जो हमें इजीली नहीं मिलती है, तो हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा पतला बोर्ड चाहिए, मतलब बहुत थिन टाइप का बोर्ड चाहिए। तो 16 गेज जो होता है वो बहुत मोटा होता है, इसको हम ब्लड बैंक में इस्तेमाल करते हैं, ब्लड बैंक में। तो अगर चिल्ड्रन के कलेक्शन के लिए आता है हमारा 23 गेज, क्योंकि इसका बोर्ड साइज सबसे छोटा होता है, तो इसका सही आंसर आपका 23 गेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेनुलोमा सीन इन विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। ग्रेनुलोमा जो है वो किस तरह के हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में देखने को मिलता है? टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। तो आप इसको याद रख लेना। ग्रेनुलोमा ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, कई सारे एग्जाम्स में। तो इसका सही आंसर आपका है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी में ग्रेनुलोमा सीन होता है। आंसर डी इसका करेक्ट आंसर सकते हैं। जैसे टाइप 1 में अगर मैं कुछ एग्जाम्पल बताऊं आपको जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप सिर्फ एग्जाम्पल याद रखना। एलर्जी आता है, कैसोनी टेस्ट आता है, अस्थमा आता है, एंड एटोपी आता है। अगर इनमें से कोई भी पूछा जा रहा है एग्जाम्पल, तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होता है। एंड सेकेंड आपका हिमोलिटिक रिएक्शंस जितनी भी होती हैं वो आपकी टाइप 2 में आती है। गुड पास्चरिक
गोड-पाश्चर सिंड्रोम। और RH कंपैटिबिलिटी भी इसी में आती है, RH कंपैटिबिलिटी, आप ये याद रखना। और थर्ड वाला जो है इसमें सीरम सिकनेस आता है, सीरम सिकनेस, अस्थमा रिएक्शंस एंड शिक टेस्ट आता है। ठीक, अगर इनमें से कोई भी पूछा जाता है तो टाइप 3 के एग्जांपल्स बता दिए मैंने। 4 की अगर बात करें तो इसमें आता है लेप्रोमिन, लेप्रोमिन, मॉन्टॉक्स टेस्ट, ग्रेनुलोमा जो कि आपने देख लिया, और एक और है इसमें कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। तो ये सारे हमारे टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द शेप ऑफ नॉर्मल आरबीसीज। नॉर्मल आरबीसीज का शेप क्या होता है? तो नॉर्मल आरबीसीज के शेप में ऑप्शंस हैं हमारे बाइकॉनकेव, बाइकॉन्वेक्स, स्पिंडल शेप या फिर कॉनकेव शेप। तो जो आरबीसीज का साइज जो शेप जो होता है वो होता है आपका बाइकॉनकेव। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। समथिंग लाइक ये इस तरह का होता है, ये बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर है, मतलब आरबीसीज अंदर की तरफ इस तरीके से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ जीन। जीन में नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन्स बोलते हैं, इंट्रॉन्स बोलते हैं, ट्रांसपोसोन्स बोलते हैं, या स्प्लाइस्ड सीक्वेंसेस बोलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने एक डायग्राम अटैच किया है इसमें कि ये हमारा डीएनए है। डीएनए में ये प्रमोटर रीजन होता है, यहाँ पे एक्सॉन इंट्रॉन्स इस तरह से रीजन्स होते हैं। उसके बाद इसे ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू इसको आरएनए में कन्वर्ट किया जाता है। आरएनए में जब एक्सॉन इंट्रॉन्स आते हैं, फाइनल स्टेप पे जब आपका प्रोटीन बनना होता है, फाइनल स्टेप पे, तब इन एक्सॉन एंड इंट्रॉन्स में से जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होती हैं उनको डिलीट कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं ये ब्लू वाला जो पार्ट है वो एक्सॉन है और जो रेड वाला पार्ट है वो इंट्रॉन है। तो इंट्रॉन को हटा दिया जाएगा, या स्प्लाइसिंग जब होगी तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे एक्सॉन्स बचेंगे। यहाँ पे हमारे एक्सॉन्स बचेंगे। तो एक्सॉन्स जो होते हैं वो हमारे कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, जिससे कि ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू प्रोटीन बनती है। तो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस की अगर बात करें तो इसमें ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर है, मतलब इंट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आइडियल सैंपल फॉर डायग्नोसिस ऑफ पोलियो। पोलियो के लिए आइडियल सैंपल कौन सा होता है? ब्लड होता है, स्टूल होता है, प्लाज्मा होता है, या फिर सलाइवा होता है। तो पोलियो के लिए सबसे पहले पोलियो के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। पोलियो एक एंटेरो वायरस है, एंटेरो वायरस है। ये मोस्ट स्टेबल वायरस होता है, इसके बारे में ये भी याद रखना, मोस्ट स्टेबल वायरस होता है। स्पेसिमेन आर इनोकुलेटेड इनटू टिश्यू कल्चर, हमें इसके स्पेसिमेंस को टिश्यू कल्चर करना होता है मोस्ट लाइकली। अब टिश्यू कल्चर जो करा होगा वो मोस्ट लाइकली टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम स्टूल सैंपल। हम जो आइसोलेट करेंगे उसको स्टूल सैंपल से आइसोलेट करेंगे। अगर हमें कल्चर करना है तो हमें जो यूज करना होगा मोस्ट लाइकली वो हमें स्टूल सैंपल लेना होगा, स्टूल स्पेसिमेन लेंगे, या फिर हम फेरेंजियल स्वाब लेंगे, फेरेंजियल वॉशिंग्स कह सकते हैं हम इसे, या फिर हम एटॉप्सी सैंपल लेंगे। एटॉप्सी स्पेसिमेन बोलिए इसे। ये इस तरीके से हमें पोलियो के लिए सैंपल लिया जाता है। तो मोस्ट डायग्नोस्टिक के लिए मतलब आइडियल सैंपल फॉर डायग्नोसिस पोलियो के लिए हमें ब्लड यूज करना होता है, सॉरी स्टूल यूज करना होता है। इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमआईसी इज यूज्ड फॉर। एमआईसी को क्या बोलते हैं, मतलब इसमें फुल फॉर्म बेसिकली पूछा गया है। मैक्सिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, मिनिमम इनोकुलेशन कंसंट्रेशन, या फिर मैक्सिमम इनोकुलेशन कंसंट्रेशन।
तो ये शायद आप सब लोग को पता होगा, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन इसको बोला जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ये एक लोएस्ट कंसंट्रेशन होती है किसी भी ड्रग के लिए जो कि इनहिबिट किया करते हैं द विजिबल ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किसी ड्रग को इनहिबिट करने की जो उनके पास कंसंट्रेशन होती है उसको बोलते हैं मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेन फॉर कैल्शियम। कैल्शियम कैल्शियम के लिए कौन सा स्टेन यूज किया जाता है? ऑयल रेड ओ, लीस्मान स्टेन, पास स्टेन या फिर वॉन कोसा स्टेन। तो ऑयल रेड ओ जो है ये स्टेन, ये आपका एक हिस्टोलॉजिकल स्टेन है, मतलब हिस्टोपैथ में यूज किया जाता है। एक हिस्टोलॉजिकल स्टेन है और ये नेचुरल फैट्स के लिए यूज किया जाता है। अगर क्वेश्चन में पूछा होता फैट्स के लिए तो हम ऑयल रेड ओ लगा सकते थे। फैट्स हो या फिर लिपिड्स हो, सेल्स या टिश्यूज में, और ये ब्राइट रेड कलर की अपीयरेंस देता है। ब्राइट रेड कलर की अपीयरेंस देता है। लीशमैन स्टेन जो है ये आपका एक हेमेटोलॉजिकल स्टेन है। हेमेटोलॉजिकल स्टेन है और ये ब्लड को स्टेन करता है। ठीक, ये ब्लड को स्टेन करता है। नेक्स्ट आपका जो ये है पास स्टेन, ये आपका ग्लाइकोजन को स्टेन करता है। वॉन कोसा स्टेन की बात करें तो ये भी एक हिस्टोलॉजिकल स्टेन है। और ये कैल्शियम डिपॉजिट्स को स्टेन करता है टिश्यूज में। कैल्शियम को स्टेन करता है, कैल्शियम स्टेन। ये ब्लैक और डार्क ब्राउन कलर का अपीयरेंस देता है। ब्लैक एंड डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर का अपीयरेंस देता है वॉन कोसा स्टेन फॉर कैल्शियम स्टेनिंग। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टजांग स्मीयर इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ। टजांग स्मीयर कहाँ देखने को मिलते हैं? एचएसवी में, एचआईवी में, एस्परजिलोसिस में या फिर पॉलियोमा वायरस में। तो ये स्मीयर हमको देखने को मिलते हैं हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरसेस में। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, इसकी फुल फॉर्म है आपकी हर्पीस हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स होती है, मतलब बड़ी सेल्स होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड मल्टीन्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स होती है और इनको स्टेन किया जाता है 1% टॉलिडीन ब्लू से। 1% टॉलिडीन ब्लू से। ठीक, तो इसका सही आंसर हमारा एचएसबी है। अगर आपको इस तरह से कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है डायरेक्ट आप इसमें एचएसबी आंसर लगा देना। एचएसबी हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलर्स स्टेन यूज टू डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ। सेलर्स स्टेन जो होता है उसको हम किसके लिए यूज करते हैं? सेलर्स स्टेन जो होता है वो एक ओल्ड मेथड है फॉर डायग्नोसिस ऑफ रेबीज बाय डिटेक्शन ऑफ नेगेरीज बॉडीज। मतलब रेबीज जो है उसमें हमें रेबीज वायरस में हमें नेगरी बॉडीज डिटेक्ट करनी होती हैं, तो उसमें हमें सेलर्स स्टेन यूज करना होता है। और ये एक ओल्ड मेथड है, मतलब अभी यूज नहीं हो रहा है, ये ओल्ड मेथड है और ये यूज कर इसे हम नेगरी बॉडीज को देखने के लिए यूज करते हैं। बाकी इसमें ऑप्शन सारे सही नहीं है। एक्सॉन्स, आप जैसे एलिमिनेशन का भी अगर काम करें तो एलिमिनेट कर सकते हैं आप। एक्सॉन जो है ये पार्ट ऑफ नर्व है, इसको आप आसानी से हटा सकते हैं, पार्ट ऑफ नर्व है ना। स्पोर्स, बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं। एंड ये जो नया सा एक देखने को मिल रहा होगा पास्चन बॉडीज, ये इंट्रासेलुलर वायरल पार्टिकल्स होते हैं स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स में। मतलब जो स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स जो बीमारी है
जो ये वायरसेस होते हैं इनमें इंट्रासेलुलर वायरल पार्टिकल्स होते हैं जो कि ह्यूमन में या फिर किसी एनिमल में एंटर करते हैं। इंट्रासेलुलर वायरल पार्टिकल्स, इंट्रासेलुलर वायरल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक, जो कि काउपॉक्स का अगर इन्फेक्शन, काउपॉक्स वायरसेस जो है ये काउ को इन्फेक्ट करेगा, स्मॉल पॉक्स ह्यूमन को इन्फेक्ट करेगा, तो ये इंट्रासेलुलर वायरल पार्टिकल जो हैं ये ट्रांसमिट होंगे, ये होस्ट में जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। तो इसमें सही आंसर आपको पता है कि इसमें सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चारकोल लेडन क्रिस्टल सीन इन एलर्जी, पैरासिटिक इन्फेक्शन, बोथ या नन ऑफ द एबव। तो चारकोल लेडन क्रिस्टल हमें एलर्जी में और पैरासिटिक इन्फेक्शन दोनों में दिखाई देते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। इसमें कुछ भी नहीं, याद करने का, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इम्यूनोग्लोबुलिन कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 75% ऑफ टोटल एंटीबॉडीज। कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो 75% टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज की होती है? आईजीजी एंटीबॉडी, आईजीए एंटीबॉडी, आईजीटी या फिर आईजी। तो आईजीजी जो है वो आपकी 75% कॉन्स्टिट्यूट होती है इम्यूनोग्लोबुलिन टोटल एंटीबॉडीज में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोसेफ्टी लेवल फॉर ब्रूसेला। ब्रूसेला के लिए बायोसेफ्टी लेवल क्या होता है? तो आप इसे याद रखना, ब्रूसेला जो होता है वो बायोसेफ्टी लेवल 2 में आता है। ठीक, इनके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, मैं वो एग्जाम्पल आपको इसका चार्ट शेयर कर दूंगी, तो आप बैक्टीरिया, कौन कौन से बैक्टीरिया, कौन कौन सा इन्फेक्शन किस बायोसेफ्टी लेवल में आ रहा है वो आप लोग चार्ट की हेल्प से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इम्यूनोग्लोबुलिन फर्स्ट अपीयर आफ्टर एन इन्फेक्शन। मतलब इन्फेक्शन होने के बाद कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो सबसे पहले दिखाई देती है? तो ये है आपकी फर्स्ट अपीयरेंस जो होता है वो आईजीएम एंटीबॉडीज होती है, और जो सबसे देर से अपीयर होती है वो आईजीजी होती है, और ये हमारी बॉडी में लंबे टाइम तक देखने को मिलती है। जैसे कि अगर आपको कोई टाइफाइड का इन्फेक्शन हुआ है तो अगर आप ठीक भी हो गए हैं तो बहुत टाइम तक आपको आईजीजी एंटीबॉडी देखने को मिलेगी। ये आपकी सेकेंडरी एंटीबॉडीज होती है और ये आपकी प्राइमरी एंटीबॉडी होती है, मतलब सबसे पहले जो अपीयर होती है वो आईजीएम एंटीबॉडी होती है। पीडीसीए स्टैंड्स फॉर, पीडीसीए क्या है? पीडीसीए है आपका प्लांट डू चेक एक्ट। इसका सही आंसर आपका सेकेंड है, आप इसको याद रख लेना। शोज, ये पीडीसीए जो है वो शो करता है हाउ टू अचीव कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। ठीक, इसमें थोड़ा लैब का पार्ट नहीं है इसका, अचीव मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। इसमें पूछा है कि इनमें से सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन सा नहीं है? टॉन्सिल्स, बोन मैरो या पियर्स पैचेस या फिर लिम्फ नोड। तो हाँ, इसका सही आंसर तो मैं बता देती हूँ, बोन मैरो है। बोन मैरो जो है एक हमारा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, जैसे आप ये डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं। मैंने यहाँ बोला प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में हमारा थाइमस है और बोन मैरो है। इधर है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, इसमें हमारा स्प्लीन आ रहा है, लिम्फ नोड्स आ रहे हैं और ये टॉन्सिल्स या आ रहा है पियर्स पैचेस। तो इसमें आप देख सकते हैं टॉन्सिल हुआ, पियर पैचेस हुआ और लिम्फ नोड हुआ, ये आपकी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन का पार्ट है। बट इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं है, नॉट का यूज किया गया है, तो हमें बताना है कि बोन मैरो जो है वो एक प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ट फेलियर सेल आर मैक्रोफेजेस दैट कंटेन। हार्ट फेलियर के टाइम पे जो मैक्रोफेजेस होती हैं उनमें क्या होता है? तो इसमें ये पूछा गया है ऑयल, फैटी एसिड्स, हीमोसिड्रिन या फिर हैवी मेटल्स। तो जो हीमोसिड्रिन होता है ये ब्राउन ग्रैन्यूल्स होते हैं, सबको पता है कि ये ब्राउन ग्रैन्यूल्स होते हैं। ये एक तरह का पिगमेंट है जो कि डराइव किया जाता है ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। मतलब ये एक पिगमेंट है और ये बनता कहाँ से है? जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है। जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा तब आपका ये पिगमेंट बनेगा हीमोसिड्रिन। मतलब जब आरबीसी टूटेगी
तब ये पिगमेंट बनेगा और ये ब्राउन ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक, ये ब्राउन ग्रेन्यूल्स, ब्राउन ग्रेन्यूल्स होते हैं। और इनको हम सिड्रोफेजेस भी कहते हैं। जब हाई प्रेशर होता है, जब ब्लड प्रेशर हाई प्रेशर होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि आरबीसीज जो हैं वो हमारी लंग में लीक आउट होने लगती हैं। मतलब हाई प्रेशर की वजह से आरबीसीज लीक आउट होने लगेंगी और उस टिश्यू को, मतलब वियर मैक्रोफेजेस इंगल्फिड है, मतलब जैसे कि एल्बुलाई पार्ट है हमारा लंग में, सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है एल्बुलाई, कुछ इस तरह से जो शेप होती है, यहाँ पे हाई प्रेशर की वजह से आरबीसीज आ गई हैं, मतलब आरबीसीज जो है वो लीक आउट हो गई हैं ब्लड में से, और इन आरबीसीज को मैक्रोफेजेस जो है वो इंगल्फ कर लेंगे, मैक्रोफेजेस जो है इंगल्फ कर लेंगी, जिस उसके बाद जो रिलीज होगा वो हीमोसिड्रिन रिलीज होगा, क्योंकि आरबीसीज का ब्रेक डाउन हो जाएगा और वहाँ पे हीमोसिड्रिन रिलीज होगा। तो ये एक्यूमुलेट आरबीसीज में एक्यूमुलेट हो जाती है, जिससे लेफ्ट साइडेड, ये बेसिकली जब लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर का केस होता है तब देखने को मिलता है, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इन्फेक्शन पोस्ट वैक्सीनेशन इज परफॉर्म। पोस्ट वैक्सीनेशन किस इन्फेक्शन में किया जाता है, रेबीज, टाइफॉइड, एचआईवी या फिर मलेरिया। तो पोस्ट वैक्सीनेशन किया जाता है रेबीज में। इसका मतलब होता है कि जब इन्फेक्शन बॉडी में ट्रांसमिट हो जाता है उसके बाद वैक्सीन का यूज किया जाता है, मतलब इन्फेक्शन के होने के बाद, उसको बोलते हैं पोस्ट वैक्सीनेशन। तो रेबीज, जब आपको कोई डॉग वाइट, मतलब जब कुत्ता काट लेता है तब रेबीज का इन्फेक्शन बॉडी में पहुंच जाता है, रेबीज का वायरस बॉडी में पहुंच जाता है, उसके बाद इसकी वैक्सीन लगवाई जाती है, तो इसको बोलते हैं पोस्ट वैक्सीनेशन इज परफॉर्म्ड इन रेबीज केस। सही आंसर इसका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट डिस्कार्डेड इन। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट किस बैग में डिस्कार्ड किया जाएगा, ग्रीन बैग, येलो बैग, रेड बैग, ब्लैक बैग। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको पता है कि ये येलो बैग में डिस्कार्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी मार्कर फॉर पेन टी सेल। पेन टी सेल के लिए सीडी मार्कर क्या होता है, CD19, CD8, CD4, CD3। तो ये आपको याद करने होंगे। आप इस चार्ट की हेल्प से देख सकते हैं कि CD3 को हम बोलते हैं पेन टी सेल मार्कर। तो इसका सही आंसर तो डी है, बट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट भी है, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो लोग आप लोग याद रखें। जैसे CD4 को बोला टी हेल्पर या इंड्यूसर सेल के लिए, CD5 इमेच्योर टी सेल्स हैं, CD8 आपकी टी सप्रेसर या साइटोटॉक्सिक सेल्स के लिए बोला जाता है, और CD25 आपके हियरी सेल ल्यूकेमिया, ये भी पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग यहाँ से इसकी फॉर्म याद कर सकते हैं चार्ट की हेल्प से। CD15 हॉटकिन लिम्फोमा को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल्सन डिजीज इज रिलेटेड टू। विल्सन डिजीज जो है वो आपकी आयरन से, विटामिन डी से या फिर कॉपर से, आयोडीन से, किससे रिलेटेड है। तो ये बहुत ही आसान सा याद करने क्वेश्चन है, विल्सन डिजीज इज रिलेटेड टू कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रिमूव फॉर्मलिन पिगमेंट विच मेथड इज यूज्ड। अगर हम फॉर्मलिन पिगमेंट को रिमूव कर रहे हैं, हमें पिगमेंट को रिमूव करना है, तो हमें कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, एल्कोहलिक पिक्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर एल्कोहलिक फॉर्मलिन या फिर नन ऑफ द एबव। तो ये आप याद रखिएगा कि हमें जब हम फॉर्मलिन पिगमेंट को रिमूव करते हैं तो हम यूज करते हैं एल्कोहलिक पिक्रिक एसिड। नेक्स्ट है, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें हमें बताना है क्या कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है, IgM कैन क्रॉस प्लेसेंटा। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। IgM जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती। IgM कैन नॉट क्रॉस प्लेसेंटा। प्रेजेंस ऑफ IgM एंटीबॉडीज इन सीरम ऑफ न्यूबॉर्न। अगर ये IgM एंटीबॉडीज जो है, अगर ये फीटस में या फिर न्यूबॉर्न में प्रेजेंट है, न्यूबॉर्न में प्रेजेंट है, दैट मीन्स इंडिकेट्स कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन। मतलब ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता है, और अगर न्यूबॉर्न की बॉडी में आ भी रहा है तो ये कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शंस में क्या क्या होते हैं, इसमें आपके होते हैं कॉन्जेनाइटल सिफिलिस, दूसरा है HIV इन्फेक्शन,
थर्ड है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, टॉक्सो या फिर रूबेला। तो ये इस तरह के इन्फेक्शन बच्चे में देखने को मिलेंगे, न्यूबॉर्न में देखने को मिलेंगे। कॉन्जेनिटल सिफिलिस हो सकता है, एचआईवी इन्फेक्शन हो सकता है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो सकता है या फिर रूबेला हो सकता है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हुआ। सेकेंड है IgA हैज हाई एफिनिटी विद मास्ट सेल। IG एंटीबॉडीज की हाई एफिनिटी होती है मास्ट सेल के साथ, तो ये गलत है। IgE एंटीबॉडीज जो होती हैं उनकी हाई एफिनिटी होती है, मतलब IgE की हाई एफिनिटी होती है विद मास्ट सेल। इसमें हम लिख सकते हैं हाई एफिनिटी विद मास्ट सेल। ठीक, तो इसमें ये वाला हमारा, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हुआ। नेक्स्ट है IgM फिक्सेस कॉम्प्लीमेंट्स। IgM कॉम्प्लीमेंट्स को फिक्स करते हैं, तो ये सही है, IgM कैन फिक्स कॉम्प्लीमेंट्स। IgE प्रेजेंट ऑन फेगोसाइटोसिस, तो ये नहीं है, IgE जो है वो फेगोसाइटोसिस में प्रेजेंट नहीं होता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेसरमैन टेस्ट वाज डन फॉर। ये टेस्ट किसके लिए किया जाता है? एचआईवी, सिफिलिस, ट्यूबरकुलोसिस या फिर ऑटो इम्यूनिटी। वेसरमैन टेस्ट या वेसरमैन रिएक्शन जो है वो हमें यूज करते हैं सिफिलिस के लिए। ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो कि एंटीबॉडीज ब्लड टेस्ट, इसको हम एंटीबॉडीज ब्लड टेस्ट भी कहते हैं, एंटीबॉडी ब्लड टेस्ट। इसमें इसका मतलब ये है कि इसमें हमें एंटीबॉडीज का डिटेक्शन करना होता है फॉर सिफिलिस, मतलब सिफिलिस बैक्टीरिया के लिए एंटीबॉडीज का डिटेक्शन करना होता है। ये एक तरह का कॉम्प्लीमेंट टेस्ट है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट है, जो कि मेजर करता है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस को फॉर एसटीडीज, जितने भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं उनमें एंटीजन एंटीबॉडीज की इंटरेक्शंस को डिटेक्ट करता है। इसमें हम लिख सकते हैं डिटेक्ट्स एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंटरेक्शंस। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस को डिटेक्ट करता है इन एसटीडी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, सिफिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी। टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? एलर्जी, कैसोनी टेस्ट, ब्रोंकियल अस्थमा या फिर RH इनकम्पैटिबिलिटी। तो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था आपको कि एलर्जी या फिर कैसोनी टेस्ट या अस्थमा, ये तीनों आपके टाइप 1 के एग्जाम्पल हैं, बट RH इनकम्पैटिबिलिटी जो है आपका टाइप 2 का एग्जाम्पल है, टाइप 2 का एग्जाम्पल है। तो सही आंसर इसका डी हो गया, जो कि टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसीआर स्टैंड्स फॉर। पीसीआर की फुल फॉर्म पूछी है, इसमें और कुछ भी नहीं है। पॉलीमराइज्ड कॉम्प्लेक्स रिकॉम्बिनेंट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका सही आंसर भी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन सी नहीं है? डेंड्राइटिक सेल, बी सेल्स, मैक्रोफेजेस या फिर मास्ट सेल। तो इन सब में से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कौन सी नहीं है पूछा गया है। तो इम्यून सेल्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एक इम्यून सेल्स है जिसमें आपकी डेंड्राइटिक सेल आती हैं एंड मैक्रोफेजेस आती हैं एंड बी सेल्स आते हैं। ये तीनों आपकी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, हम इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं एपीसीज। ये तीनों हमारी एपीसीज हैं, मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं जो इम्यून सेल्स होती हैं, और ये मतलब एंटीजन को डिस्प्ले करती हैं ऑन देयर सरफेस वाया मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस, जिसे हम बोलते हैं एमएचसी। एमएचसी मॉलिक्यूल्स के थ्रू ये एंटीजन को डिस्प्ले करेंगी, मतलब इम्यून सेल्स के ऊपर डिस्प्ले करेंगी और एक्टिवेट कर देंगी इम्यून सेल्स को। इम्यून सेल्स को जैसे हम सिंपल डायग्राम के हेल्प से यहाँ समझ सकते हैं कि ये आपकी टी सेल है, यहाँ पे लिखना टी सेल है, मतलब इमेच्योर टी सेल है। ठीक, इमेच्योर टी सेल है। इमेच्योर टी सेल पे एक हमारी एंटीजन ये आती है, हमारी एपीसी आती है, और ये इससे अटैच होती है, मतलब ये एंटीजन को लेके आ रही है, ये इसका एंटीजन है। ठीक, एंटीजन को लेके आ रही है और एंटीजन को इसके ऊपर, इसके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट कर रही है। जैसे यहाँ पे भी यही हो रहा है,
उसके बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब ये इम्यून सेल है यहाँ पे एक्टिवेट हो गई और ये अंदर से उसको एंटीजन को मारने की कोशिश में लग जाएगी। मतलब ये एक तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो मैच्योर इम्यून सिस्टम हो गया और ये एक्टिवेट हो गया फॉर द किलिंग ऑफ एंटीजन। तो ये इस तरह से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का रोल होता है। बट मास्ट सेल जो है वो एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल नहीं है। इसका सही आंसर हमारा मास्ट सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्यूटम सैंपल कंसीडर सेटिस्फैक्ट्री इफ इट शोज। अगर स्प्यूटम सैंपल को हम सेटिस्फैक्ट्री बोलते हैं तो उसमें क्या होना जरूरी है? प्रेजेंस ऑफ सलाइवा, प्रेजेंस ऑफ एल्बुलर मैक्रोफेजेस, प्रेजेंस ऑफ एपिथेलियम एपिथेलियल सेल्स या फिर प्रेजेंस ऑफ एमटीपी। तो अगर हमने स्प्यूटम सैंपल लिया है तो उसमें अगर एल्बुलर मैक्रोफेजेस है मतलब इसका मतलब ये लोअर लंग से सैंपल आया है। एल्बुलाई जो है वो हमारी लोएस्ट पार्ट ऑफ द लंग होती है। तो अगर एल्वुलर मैक्रोफेजेस सीन हो रही है स्प्यूटम में दैट मीन्स कि सैंपल जो है वो एल्बुलाई के रीजन से आया है मतलब लोअर लंग से आया है। इसका मतलब ये सेटिस्फैक्ट्री है। अब हम इसमें अपने लंग में जो भी प्रॉब्लम होगी हम उसे डिटेक्ट कर पाएंगे, वो हमारे सैंपल में आ जाएगा। तो सेटिस्फैक्ट्री पार्ट जो होता है वो प्रेजेंस ऑफ एल्वुलर मैक्रोफेजेस होती है। तो इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट इन कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट में सोर्स क्या होता है मतलब कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का सोर्स क्या होता है? शीप ब्लड, पूल्ड गिनी पिग सीरम या फिर ऑक्स सीरम या फिर ह्यूमन ब्लड। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट मतलब सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट इन कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, इसका सही आंसर तो आपका पूल्ड गिनी पिग सीरम होता है जो कि आपकी रिच होती है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन में। मतलब इसमें लिख सकते हैं रिच इन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। ठीक, तो इसका सही आंसर है आपका बी पूल्ड गिनी पिग सीरम। नेक्स्ट है सिकलिंग टेस्ट इज यूज फॉर। सिचलिंग टेस्ट टू चेक आयरन डेफिशिएंसी, टू चेक इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी, टू चेक आयोडीन डेफिशिएंसी या फिर टू चेक बीएमआई। तो ये सिचलिंग टेस्ट जो है ये यूज किया जाता है फॉर इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी मतलब विटामिन, इसमें अगर यहाँ ऑप्शन होता विटामिन B12 डेफिशिएंसी, इसको भी हम सही आंसर लगा देते मतलब ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है नॉर्मल सीरम ऑफ CSF 50 से 100 ml, 100 से 150 ml, 250 ml, 300 ml। तो सही आंसर है इसका 100 से 150। ये सिंपल याद रखने का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड आफ्टर इम्यूनाइजेशन टू चेक प्रिवेंशन फ्रॉम हैप बी वायरस मतलब हेपेटाइटिस वायरस। इसमें पूछा है कि अगर हमने इम्यूनाइजेशन कर दिया उसके बाद हमें चेक करना है कि जो है मतलब पेशेंट या जो भी है तो वो हेपेटाइटिस बी वायरस से प्रिवेंट हुआ है कि नहीं, उसकी बॉडी में क्या बनना चाहिए ये पूछा गया है। एंटी HBsAg, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस न्यूक्लियोप्रोटीन या फिर P55। तो अगर पेशेंट की सीरम में एंटी HBsAg है मतलब वहाँ पे एंटीबॉडीज बन गई हैं, दैट मीन्स कि इम्यूनाइजेशन हो गया है और उसको प्रिवेंट किया जा रहा है। तो एंटी HBsAg का प्रेजेंट एंड होना जरूरी है। नेक्स्ट है विच IgG सबटाइप फिक्सेस कॉम्प्लीमेंट विथ मोर एफिनिटी। मोर एफिनिटी के साथ IgG का कौन सा सबटाइप जो है वो कॉम्प्लीमेंट फिक्स करता है? तो IG1, IG2, IG3 या फिर IG4। तो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन एबिलिटी अगर बात करें कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन एबिलिटी, तो इसका आप ऑर्डर याद कर लेना। ये है IgG3 सबसे ज़्यादा, फिर है IgG1, फिर है IgG2। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका IgG3 मतलब सबसे ज़्यादा फिक्स करता है मोर एफिनिटी या फिर मोर एबिलिटी जो है वो IgG3 की होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है विच लाइट इज यूज्ड इन फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी में किस तरह की लाइट यूज की जाती है? फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी में यूवी लाइट यूज की जाती है फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी। मतलब फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी जो है वो यूज करते हैं हम डिटेक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी।
इसका सही आंसर आपका ए है। नेक्स्ट है ग्लास वेयर एंड सिरिंज आर स्टरलाइज्ड बाय। ग्लास वेयर एंड सिरिंज को हम किससे स्टरलाइज करते हैं? हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव, फ्लेमिंग या फिर आयनाइजिंग रेडिएशन। तो ग्लास वेयर और सिरिंज को, मतलब ये ग्लास वर्ड लगा है, इसका मतलब ग्लास सिरिंज ही होगी, तो इसको हम हॉट एयर ओवन से स्टरलाइज करते हैं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे डिस्पोजेबल होता, मतलब हम उसे एक बार यूज कर रहे हैं प्लास्टिक वाले, तो उसे हम आयनाइजिंग रेडिएशन लगाते हैं यहाँ पे आंसर, बट अभी इसका करेक्ट आंसर है हॉट एयर ओवन। नेक्स्ट है स्पेशल स्टेन फॉर पेट्स। पेट्स के लिए कौन सा स्पेशल स्टेन होता है? एक्रेडिन ऑरेंज, फॉचेट स्टेन या फिर सूडान ब्लैक या फिर म्यूसी कार्माइन। तो इनके सबके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये जो एक्रेडिन ऑरेंज जो है, ये न्यूक्लिक एसिड के लिए होता है, न्यूक्लिक एसिड को स्टेन करने के लिए होता है। फॉचेट स्टेन हमारा बाइल पिगमेंट्स के लिए होता है। सूडान ब्लैक हमारा फैट्स के लिए होता है, सही आंसर यही है। और म्यूसी कार्माइन हमारा कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है। ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में कंटिन्यूसली पूछे जाते हैं, तो आप इनको याद रखना अच्छे से। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। पीएसए ओवेरियन कार्सिनोमा, सीईए ब्रेस्ट कैंसर या फिर CA19-9 पैनक्रियाटिक कैंसर या फिर AFP ल्यूकीमिया। तो इसमें पूछा गया है करेक्ट मैच कौन सा है, मतलब किस तरह का मार्कर जो है वो हम किस तरह के कार्सिनोमा में यूज करते हैं, इसमें ये पूछा गया है, करेक्ट मैच पूछा गया है। तो अभी हम लोग इनके बारे में थोड़ा, मतलब जो जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। अगर ओवेरियन कैंसर अगर लिखा हुआ है तो वहाँ होना चाहिए CA125, याद रखना। सेकेंड, अगर ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर में आपका होना चाहिए CA15-3। पैनक्रियाटिक के लिए, पैनक्रियाटिक के लिए होना चाहिए CA19-9। प्रोस्टेट के लिए, प्रोस्टेट के लिए आपका PSA। एंड कोलोरेक्टल के लिए CEA। एंड टेराटोमा AFP। एक और है आपका कोरियो कार्सिनोमा, इसमें है बीटा HCG। अब इसमें आप सही ऑप्शन लगा लेना, CA19-9 ये जो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। इतने आपको याद होने ही चाहिए। नेक्स्ट है नदन ब्लॉटिंग इज यूज्ड फॉर। नदन ब्लॉटिंग किसके लिए यूज की जाती है? तो नदन ब्लॉटिंग हमारी RNA के लिए यूज की जाती है। दूसरा आपका सदन ब्लॉट है, एक सदन जो है आपका DNA के लिए यूज किया जाता है, नदन आपका RNA के लिए, एंड वेस्टर्न जो है वो यूज किया जाता है प्रोटीन के लिए। ये सिंपल है, आपको याद होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एंजाइम रिलेटेड टू लिवर। लिवर से कौन से एंजाइम रिलेटेड नहीं है? ALT, AST, GGT, ये तीनों एंजाइम जो है वो लिवर से रिलेटेड है, बट CK इज नॉट रिलेटेड टू लिवर। CK एक क्रेटीन काइनेज, इसको हम कहते हैं क्रेटीन काइनेज। फाउंड इन स्केलेटल मसल्स, ये जो मिलता है ये आपको स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल या फिर हार्ट मसल या फिर ब्रेन में देखने को मिलेगा। क्रेटीन काइनेज जो है ये टिश्यूज, मतलब टिश्यूज डैमेज होते हैं तब ये लीक होता है CK इनटू द ब्लड स्ट्रीम। मतलब जब ये टिश्यूज डैमेज होंगे, है ना, जब ये टिश्यूज डैमेज होंगे, इसको ऐसे लिख लो, डैमेज होंगे, तब ये ब्लड में लीक आउट होगा, है ना, ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा, ये ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा। उसके बाद हमारे ब्लड में जब हम टेस्ट करेंगे तो ये एलिवेट हो जाएगा, मतलब ये बढ़ा हुआ दिखाई देगा, बढ़ा हुआ दिखाई देगा। और ये जो बेसिकली दिखता कब है? ये जब मसल्स इंजरी जब होती है, इंजरी के केस में ऐसा होता है। तो इसका सही आंसर आपका D है। नेक्स्ट है प्लेग डिजीज इन ह्यूमन कॉज्ड बाय। प्लेग डिजीज को कौन कॉज करता है? तो यर्सीनिया पेस्टिस, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन A इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है आपका नेम ऑफ विच वायरस इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड व्हील। व्हील जो है वो किस तरह के वायरस के लिए यूज किया जाता है, HIV, रोटा वायरस या लेजा वायरस या फिर फिलो वायरस। तो आप ये याद रखो, रोटा वायरस जो स्ट्रक्चर होता है व्हील टाइप का स्ट्रक्चर होता है, तो हम इसे यूज करते हैं रोटा वायरस, मतलब बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम इन स्क्वेमस एपिथेलियल इज नोन एज। जब कॉलमनर एपिथेलियल जो है वो स्क्वेमस एपिथेलियल में कन्वर्ट हो रही है उस केस उस कंडीशन को हम बोलते हैं मेटाप्लेसिया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट इज डन फॉर। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी जो है वो बेसिकली एक ब्लड टेस्ट है जिसमें आरबीसीज जो है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में रप्चर होती हैं, और जो हेरिडिटी स्पेरोसाइटोसिस की कंडीशन होती है उसमें आरबीसीज का जो शेप है वो राउंड शेप हो जाता है और वो जल्दी से रप्चर हो जाती हैं। तो ये ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट एक ब्लड टेस्ट है जिससे हम ये डिटेक्ट करते हैं कि जो आरबीसीज हैं उनकी ससेप्टेबिलिटी हम चेक करते हैं रेड ब्लड सेल्स की। ठीक, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, यहाँ पे याद रखना हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में इसको हम चेक करते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी इज हेरिडिटी स्पेरोसाइटोसिस के लिए ये टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है हैप2 सेल लाइन इज यूज्ड फॉर। हैप2 सेल लाइन जो है वो ऑटो एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है इन ऑटो इम्यून डिजीजेस बाय एन इनडायरेक्ट इन्फ्लोरोसेंस एसे। हम ऐसे बोलते हैं इनडायरेक्ट इन्फ्लोरोसेंस एसे। इम्यूनो फ्लोरोसेंस ऐसे। तो ये जो है इनडायरेक्ट इम्यून फ्लोरेसेंस ऐसे होता है, और हैप2 सेल्स जो हैं वो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज मतलब ऑटो इम्यून डिजीजेस के लिए यूज किया जाता है फॉर ऑटो एंटीबॉडीज। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है यूरिनरी कास्ट इज मेड अप ऑफ विच प्रोटीन। यूरिनरी कास्ट जो है वो ये बहुत सिंपल सा है, टेम फॉस्फोल प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर डिटेक्ट यूरोबिलिनोजन। यूरोबिलिनोजन के लिए कौन सा टेस्ट होता है, पॉचेस टेस्ट, ऑथराज या फिर मॉलिस या फिर एलिच एल्डिहाइड टेस्ट। ये होता है हमारा यूरोबिलिनोजन के लिए। ये सिंपल याद करने क्वेश्चन है, मैं कुछ समझाने जैसा है नहीं। एल्जे मीडिया व्हेन कंटेन्स ग्लिसरॉल देन इट इज यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ। एल्जे मीडिया पहले तो मैं बताया ट्यूबरक्लोसिस के लिए यूज किया जाता है, माइक्रोबैक्टीरियम के लिए यूज किया जाता है, और एल्जे मीडिया में अगर हम ग्लिसरॉल मिला रहे हैं मतलब उसमें कंटेन ग्लिसरॉल है तो ये हमारा एमटीबी के लिए होता है, एमटीबी के लिए होता है, और ये इनहिबिट करता है बोबिस को, इनहिबिट बोबिस, है ना, बोबिस को इनहिबिट कर देगा। तो अगर ग्लिसरॉल मिलाया है तो ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए हो जाएगा। अगर सोडियम पायरुवेट मिला रहे हैं, सोडियम पायरुवेट अगर हम मिला रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा फॉर बोबिस। सही आंसर इसका ए है। नेक्स्ट है एस्परजिलोमा इज कॉमनली नोन एज। तो इसको हम एस्परजिलोमा को हम बोलते हैं फंगस बॉल, ये आप याद रखना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन कॉमनली फाउंड इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट। ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट, जब हम ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हैं किसी पेशेंट में तो कॉमनली इन्फेक्शन कौन सा देखने को मिलता है, तो वो है हमारा सीएमपी इन्फेक्शन, जो कि हमने ऊपर भी पढ़ा था। सीएमपी इन्फेक्शन ट्रांसप्लांटेशन में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। टीबी, एचसीवी या लेजा ऐसा कोई भी इन्फेक्शन होने के चांस नहीं होते, बट सीएमपी होने के चांस होते हैं। इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट है। इस वीडियो में हमने टोटल 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, 50 क्वेश्चंस को हमने पढ़ लिया है अच्छे से। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, अभी इसमें चार्जिंग नहीं है। तो 50 क्वेश्चन में से आप देखना है कि आपसे कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो पा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं। बाकी मैंने डिटेल बता दिया है, आप अच्छे से पीजीआई चंडीगढ़ के लिए अभी एग्जाम आने वाला है, तो आप उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी, इसको आप थोड़ा प्रायोरिटी पे देना है कि पीजीआई चंडीगढ़ के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लें अच्छे से। नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस हम आगे वाली वीडियो में देखते हैं। अभी तक यहीं से 50 क्वेश्चंस को आप करें, और जो मैंने बताया एक्स्ट्रा उसको आप कहीं नोट डाउन कर लें और उसको रिवाइज करते रहें। वीडियो अगर आप सभी के लिए हेल्पफुल रही हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें। हमारे वीडियो पे जो लोग नए हैं, जो हमारे चैनल पे नए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।